कोई अरिक्त समुच्चय है, कैपिटल आर कैपिटल ए में कोई तुल्यता संबंध है, इफ ए if small a is an arbitrary element of a, यदि स्मॉल a कैपिटल A में स्वेच्छ अवयव है, if small a is an arbitrary element of कैपिटल A, यदि स्मॉल a कैपिटल A में स्वेच्छ अवयव है, तब तो जो तुल्यता वर्ग होता है वो कौन सा होता है देखो, तो देन an element स्मॉल x ऑफ ए, तब लिखो कैपिटल ए का कोई अवयव स्मॉल एक्स, देन एन एलिमेंट स्मॉल एक्स ऑफ ए, देखो तब कोई अवयव कैपिटल ए में कोई अवयव स्मॉल एक्स, तो देन एन एलिमेंट एक्स ऑफ ए सेटिस्फाइंग एक्स आर ए is called equivalence class of, इसलिए हिंदी में पूरा बोल लो एक बार। हिंदी में हेडिंग है तुल्यता वर्ग, और कहा कि माना ए कोई अरिक्त समुच्चय है, कैपिटल आर कैपिटल ए पर तुल्यता संबंध है, यदि ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए स्वेच्छ है, या यदि ए कैपिटल ए में स्वेच्छ अवयव है, तब कैपिटल ए का कोई अवयव स्मॉल एक्स जो एक्स आर ए संतुष्ट करता है को कैपिटल ए पर तुल्यता वर्ग कहते हैं, इज कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ कैपिटल ए, को कैपिटल ए पर, या स्मॉल ए की कर सकते हो, कैपिटल ए पर कर सकते हो, या इक्विवेलेंस क्लास ऑफ स्मॉल ए कर सकते हो, स्मॉल ए की तुल्यता वर्ग कहते हैं, इज कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ स्मॉल ए, स्मॉल ए का तुल्यता वर्ग कहते हैं। इट डिनोटेड बाई, इसे ब्रैकेट में ए या ए के ऊपर इस तरह का चिन्ह, तो ये भी पढ़ा जाता है इक्विवेलेंस क्लास, और इसको भी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नोटेशन है, इसे बड़े ब्रैकेट में ए मतलब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए से प्रदर्शित करते हैं। दुर्गेश क्या समझ में आया कि कोई एलिमेंट स्मॉल ए अगर है तो उसकी जो इक्विवेलेंस क्लास होगी उसमें वो कौन से एलिमेंट होंगे ये बता, उसमें वो सभी एलिमेंट एक्स टाइप के होंगे जो ए से रिलेटेड है, मतलब अगर एक्स रिलेटेड टू ए है तो हम कहेंगे एक्स उसकी इक्विवेलेंस क्लास में है, मतलब एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स इज रिलेटेड टू ए, ये परिभाषा याद कर लो। क्या कह रहे हैं सर? ज्वाइन कर लो दिव्यांश। परिभाषा लिखो, इक्विवेलेंस क्लासेस तुल्यता वर्ग। तो जो पढ़ रहे हैं वो छोटा पेपर है, तो जो लोग थर्ड पेपर इस समय पढ़ रहे हैं वो बहुत ध्यान से पक्का कर ले, क्योंकि इसमें टाइम नहीं देना है, जो टाइम देना है वो देना है सेकेंड पेपर की 5 यूनिटों में, या फर्स्ट पेपर की 3 यूनिटों में, और बाकी फर्स्ट पेपर की 2 यूनिटें सरल है और थर्ड पेपर पूरा सरल है। तो लिख लिया सबने इक्विवेलेंस क्लास, लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, ए अरिक्त समुच्चय है, कैपिटल आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन इन ए, कैपिटल आर कैपिटल ए में तुल्यता संबंध है, यदि ए कैपिटल ए का स्वेच्छ अवयव है, ए इज आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए, देन एन एलिमेंट एक्स ऑफ ए सेटिस्फाइंग एक्स आर ए, तब कोई अवयव कैपिटल ए का कोई अवयव स्मॉल एक्स जो एक्स आर ए संतुष्ट करता है स्मॉल ए का तुल्यता वर्ग कहलाता है, इसे डिनोटेड बाय ब्रैकेट में ए या ए के ऊपर इक्विवेलेंस का चिन्ह, तो अर्थात इक्विवेलेंस क्लास ए जो है उसमें वो सारे एलिमेंट होंगे जो रिलेटेड टू ए होंगे, तो एक्स अगर ए से रिलेटेड है, या ऐसे कह लो कि एक्स ए आर में है, तो हम कहेंगे कि ये उसकी इक्विवेलेंस क्लास में है,
इक्विवेलेंस क्लास का मतलब है कि एक्स ए बिलोंग्स टू आर, एक्स ए बिलोंग्स टू आर। तो ये काम पहले डिफिनेशन लिख लो। तो देखो इसमें कहने को तो 4 थ्योरम है, लेकिन जो आती है उस पर अपन बात करेंगे। ठीक है, तो 2 तो आती नहीं है इसमें से। जो आती है उस थ्योरम को बात करते हैं अपन। तो लिखो जरा थ्योरम। तो दुर्गेश देखो जरा थ्योरम कौन है जो आती है इनमें से। और कौन है जो बिल्कुल नहीं आती है। दुर्गेश ग्रुप पे देखो थ्योरम, और बताओ कौन सा पार्ट है जो बहुत आता है। सब पहला और तीसरा, पहला और तीसरा। नहीं, इसमें केवल एक ही पार्ट आता है बेटा, चौथा। तो जो फोर्थ पार्ट है दुर्गेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आई हुई थ्योरम है ये। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड कभी आया नहीं है, ना कभी आएगा, लेकिन फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से अपन फोर्थ पार्ट इस थ्योरम का लिखते हैं। ठीक है, तो लिखो दुर्गेश थ्योरम लिखो। तो लिखो, यदि कैपिटल आर अरिक्त समुच्चय ए पर, कैपिटल आर इज if capital R is an equivalence relation in a non-empty set A। तो ये स्क्रीन पे आना चाहो तो स्क्रीन पे आ जाओ आप लोग, स्क्रीन पे लिखवा लेते हैं। शांत थ्योरम लिखी। हाँ सर, अभी इतनी लिख ली। यदि आर अधिक समुच्चय ए पर। हम्म, ये स्क्रीन दिखाई दे रही है। शांत स्क्रीन दिखाई दे रही है। नहीं, अभी तो नहीं दे रही। ये हमारे उस पे नहीं, देखो दुर्गेश तुम्हें दिखाई दे रही है। आपकी आवाज भी सही नहीं आ रही है, पता नहीं, डबल डबल इको। साहिल, यस सर।
अभी देखो दिख रही सर, स्क्रीन दिखने लगी है। दिखाई दे रही है टाइम। यस सर। लिखो यदि कैपिटल आर, इसमें से जो पहला पार्ट है, दूसरा है, तीसरा, ये आपको करना हो तो करो, नहीं करना तो मत करो, जो आना है उसको जरूर कर लो। तो लिखो इफ कैपिटल आर बी इक्विवेलेंस रिलेशन, यदि कैपिटल आर आरेख समुच्चय ए में तुल्यता संबंध है, स्मॉल ए और बी कैपिटल ए के अवयव हैं, तब जो फोर्थ पार्ट है दुर्गेश उसको लिख लो। देन टू हाँ सर। इक्विवेलेंस क्लासेस, तब दो तुल्यता वर्ग या तो विसंगी, ये सेकेंड ईयर में भी महान थ्योरम थी कि टू राइट और लेफ्ट का साइड्स आर आइदर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट, ऐसे ही ये महान है। तो टू इक्विवेलेंस क्लासेस आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल, दो तुल्यता वर्ग या तो विसंगीय होते हैं या सर्वसम। टू इक्विवेलेंस क्लासेस आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल, दो तुल्यता वर्ग या तो विसंगीय होते हैं या सर्वसम। दैट इज करके ये लिख देना, इक्विवेलेंस क्लास ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी, ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी तो ब्रैकेट में शांत लिख दो ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इक्वल टू फाई, या ब्रैकेट ए इक्वल टू ब्रैकेट बी। मतलब फाई का मतलब शांत क्या होता है? फाई का मतलब है कि या तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा या फिर वो पूरी तरह से बराबर होंगे। ठीक है, तो ये थ्योरम का फोर्थ पार्ट हम करा रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है इसको। सर एक बार हिंदी में सर रिपीट कर देते। यदि कैपिटल आर अरिक्त समुच्चय ए का ए में तुल्यता संबंध है, यदि कैपिटल आर अरिक्त समुच्चय ए में तुल्यता संबंध है, स्मॉल ए और बी कैपिटल ए में स्वयं अवयव हैं, करके रह जाएगा क्लास। तो मुझसे लगा लो ना इस वाले। शांत आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। प्रूफ डाल लो, फॉर्म तो लिख सर ली ए होगी। और बी ए में के अवयव है, फिर उसके बाद ए और बी क्या? ए और बी के समुच्चय ए के अवयव है। ए और बी जो है समुच्चय ए के अवयव है, तब इक्विवेलेंस क्लास ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाइव, या ए इक्वल टू बी। तो या तो वो विसंघीय होते हैं या सर्वसम। हिंदी में दो तुल्यता वर्ग या तो विसंघीय होते हैं या सर्वसम। टू इक्विवेलेंस क्लासेस आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। तो दो इक्विवेलेंस क्लासेस या तो डिसजॉइंट होंगे, विसंघीय होंगे, या फिर सर्वसम होंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है शांत यहाँ की, और इस चैप्टर की आखिरी थ्योरम भी है। तो प्रूफ डालो, प्रूफ डाल के पहली लाइन लिखो, लेट कैपिटल ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट। तो पहली लाइन लिखो शांत कि माना कैपिटल ए कोई अरिक्त समुच्चय है, लेट कैपिटल ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट। तो माना कैपिटल ए कोई अरिक्त समुच्चय है, एंड आर लिखो, एंड कैपिटल आर is a
an equivalence relation in A। माना A कोई अरिक्त समुच्चय है तथा कैपिटल R समुच्चय A में तुल्यता संबंध है। R is an equivalence relation of A, तब इक्विवेलेंस क्लास A जो होता है उसमें होता है X such that X belongs to A और X A belongs to R। ये अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था डेफिनेशन में कि कोई इक्विवेलेंस क्लास तब होती है जब वो रिलेटेड हो। X belongs to A, वो सारे एलिमेंट जो A के साथ संबंधित हो तो उनको हम कहते हैं कि वो इक्विवेलेंस क्लास के एलिमेंट है। ठीक, अब अपन को दो एलिमेंट लेने शांत, एक लेना A और एक लेना B। ठीक है, तो लिखो माना let A, B belongs to capital A, being any element, माना A भी belongs to A कोई अवयव है, माना A भी belongs to capital A कोई अवयव है, तब क्या सिद्ध करना है? लिखो then we have to prove that, तब हमें सिद्ध करना है कि या तो then we have to prove that either A, क्या क्या प्रूव करना है कि या तो इनका इंटरसेक्शन जो है वो फाई होगा या फिर A इक्वल टू B, ये प्रूव करना। लिख लो कि माना A भी बिलोंग्स टू कैपिटल A कोई अवयव है, तब हमें सिद्ध करना है कि या तो A इंटरसेक्शन B इक्वल टू फाई या A इक्वल टू B। तो हम क्या करेंगे शांत इसमें कि ये मान लेंगे कि A इंटरसेक्शन B कितना है, फाई नहीं है। ठीक है, पैरा चेंज करो तो लिखो सपोज इफ पॉसिबल, यदि संभव हो तो मान लो इंटरसेक्शन A B नॉट इक्वल टू फाई। शांत आवाज आ रही तुम्हें? हाँ सर आ रही है। शांत बताओ, अगर हम ये मान लें कि इक्विवेलेंस क्लासेस जो है वो डिसजॉइंट हैं, तो डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है? सर उनमें डिसजॉइंट कुछ का भी मतलब कॉमन क्या नहीं है सर, है? उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है सर। बिल्कुल, तो डिसजॉइंट का मतलब है कि इसमें कोई भी वैल्यू जो है तो उसमें कोई भी चीज जो है वो कॉमन नहीं है, ऐसा बोलना है। ठीक है, लिखो नाम, यदि संभव हो तो मान लो कि A इंटरसेक्शन B नॉट इक्वल टू फाइव। तो नॉट इक्वल टू फाइव का मतलब है कि A और B डिसजॉइंट है। दैट इज इक्विवेलेंस क्लास A एंड B आर नॉट डिसजॉइंट, आर नॉट डिसजॉइंट। अर्थात याद भी करना शुरू कर दो थोड़ा थोड़ा तुम लोग, अर्थात A और B विसंगीय नहीं है। तो इक्विवेलेंस क्लास A और इक्विवेलेंस क्लास B विसंगीय नहीं है। आप बताओ, अगर विसंगीय होते सामने तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, लेकिन विसंगीय ना होने का मतलब क्या हुआ सामने? अगर यहाँ A पे और हमने मान लिया है ना इन्हें कि ये विसंगीय है। नहीं, विसंगीय है नहीं, मान लिया कि विसंगीय नहीं है, ये मान हाँ लिया हाँ है हाँ। कि A और B की इक्विवेलेंस क्लास जो है वो डिसजॉइंट नहीं है, अर्थात A और B विसंगीय नहीं है, ये मान लिया है। तो अगर विसंगीय होते तो उसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं होती, लेकिन विसंगीय नहीं है तो क्या मतलब हुआ इसका? कुछ ना कुछ कॉमन है सर। कि कोई एलिमेंट होगा जो A और B दोनों में कॉमन होगा, तो वो एलिमेंट हम X मान लेते हैं। तो देखो माना X belongs to कैपिटल A such that, तो माना X belongs to A इस प्रकार है कि X belongs to रेसिड्यू क्लास या इक्विवेलेंस क्लास A एंड B। एंड का ना इंटरसेक्शन,
एंड का मतलब इंटरसेक्शन। तो हमने कहा कि डिसजॉइंट नहीं है, तो डिसजॉइंट नहीं है तो इसका मतलब कोई एलिमेंट एक्स इस प्रकार होगा कि वो ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन होगा। एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन का मतलब शांत क्या होता है? एक्स अगर ए इंटरसेक्शन बी में है, इसका क्या मतलब हुआ कि वो दोनों में है। एक्स बिलोंग्स टू रेसिड्यू क्लास ए एंड एक्स बिलोंग्स टू रेसिड्यू क्लास बी। एक्स ए और बी दोनों की रेसिड्यू क्लास में है। तो साथ बताओ, अगर एक्स ए की रेसिड्यू क्लास में है तो इसका क्या मतलब होता है कि एक्स ए रिलेटेड है, एक्स इज रिलेटेड टू ए, हाँ और एक्स अगर बी की क्लास में है तो इसका क्या मतलब होगा? एक्स बी से रिलेटेड है। तो इसका मतलब ये हुआ लाला कि इसका मतलब ये हुआ कि एक्स रिलेटेड टू ए एंड एक्स रिलेटेड टू बी। एक्स का संबंध ए और बी दोनों से है। तो अगर एक्स का संबंध ए से है तो इसका मतलब एक्स ए आर में होगा, और एक्स का संबंध बी से है तो एक्स बी आर में होगा। दुर्गेश बताओ, आर अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो इक्विवेलेंस में तीनों बातें होती हैं। तो सिमेट्री से अगर एक्स ए आर में है तो सिमेट्री से क्या हो जाएगा? दुर्गेश, ए ए एक्स भी उसमें होगा। बिल्कुल। तो यहाँ सिमेट्री से ए एक्स जो है वो भी आर में होगा, और इसमें अभी कुछ मत करो, ये वैसा का वैसा रहने दो। यहाँ लिख देना यूजिंग सिमेट्री। तो सममिति से शांत अगर ए एक्स है, एक्स ए है, तो ए एक्स भी होगा। अब तो क्या बताओ, ट्रांजिटिविटी क्या होती है? अगर ए का संबंध एक्स से है और एक्स का संबंध बी से है तो इसमें ट्रांजिटिविटी से, संक्रमकता से क्या हो जाएगा? सर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा कि ए बी बिलोंग्स टू आर, यहाँ लिख देना संक्रमकता से, ट्रांजिटिविटी से। ट्रांजिटिविटी से ए बी बिलोंग्स टू आर होगा। अब बता दुर्गेश बाबू, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है इसका मतलब ए का संबंध बी से हो गया, और अगर ए का संबंध बी से हो गया तो इसका मतलब दोनों के इक्विवेलेंस क्लासेस जो है वो इक्वल होंगे। इंप्लाइज दैट ए की इक्विवेलेंस क्लास इक्वल टू बी की, क्योंकि दोनों रिलेटेड है। तो दोनों अगर आपस में रिलेटेड है तो जो ए से रिलेटेड होगा वो बी से भी होगा। बात समझ में आई दुर्गेश? तो क्या हुआ दुर्गेश कि अगर हम ये लेके चले कि डिसजॉइंट नहीं है तो कैसे है वो? दैट इज, अगर हमने ये माना कि ए और बी डिसजॉइंट नहीं है तो इंप्लाइज दैट वो सिमेट्रिक है। इसका मतलब ये हुआ कि दो इक्विवेलेंस क्लास या तो डिसजॉइंट होंगे या सिमेट्रिकल। तो पहले यहाँ तक लिख लो न्यूमेरिकली, फिर एक लाइन में भी शब्दों में भी लिख देंगे। शिविका कुछ पल्ले पड़ा थोरम में? शिविका नहीं है क्या? दुर्गेश बताओ, क्या समझ में नहीं आया इस पूरी थोरम में? सर आ गया, अभी तक तो आ गया। अभी तक क्या हो गई थोरम यार? यही तो प्रूव करना था कि या तो वो डिसजॉइंट होंगे या सर एक बार लास्ट स्टेप बता दीजिए सर। है? सर लास्ट स्टेप जहाँ पे आपने ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर किया उसके बाद सर ये कैसे? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब बेटा ये है कि ए इज रिलेटेड टू आर, ये ए आर बी। तो इसका मतलब ए का संबंध बी से है। अब अगर ए और बी संबंधित हैं तो एक्स का अगर ए से होगा तो बी से भी होगा, क्योंकि वो खुद से ही संबंधित हैं। तो इसका मतलब है कि जो इक्विवेलेंस क्लास ए की होगी वही इक्विवेलेंस क्लास किसकी होगी? बी की। तो इसका मतलब अगर डिसजॉइंट नहीं है तो वो कैसे हो गया? आइडेंटिकल। इसे न्यूमेरिकली लिख लो, फिर शब्दों में भी नीचे लिख दो। Therefore, if equivalence class A and B are not disjoint, then they are identical. शब्दों में लिख दो कि अतः यदि तुल्यता वर्ग A और B विसंघीय नहीं है तब वे सर्वसम होंगे। If
इक्विवेलेंस क्लास ए और इक्विवेलेंस क्लास बी विसंगीय नहीं है तब वे सर्वसम होंगे, देन दे आर आइडेंटिकल। तो अगर वो विसंगीय नहीं है तो वो कैसे होंगे? आइडेंटिकल होंगे। तो ये हमारी इस चैप्टर की आखिरी थ्योरम थी, लेकिन आपको बताया होगा कि यूनिट में एक नहीं 2 चैप्टर हैं। यूनिट में कितने चैप्टर हैं? दुर्गेश, क्या समझ में आया? क्लियर क्लियर हो रही थ्योरम? हाँ सर, 1 मिनट रुक जाओ। बोलो कहाँ पे दिक्कत आ रही है? बोलो। शांत बता जल्दी से, कहाँ पे दिक्कत है? नहीं है सर, अपन ने ऐसी थ्योरम्स करी है, आ गई। अच्छा, आ गई। अब शांत, जो पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे वो फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़े थे। फर्स्ट ईयर शांत पता, हम लोग बूलियन अलजेब्रा पढ़े थे, ये ए डॉट ए ऐसे हाँ पढ़े थे। हाँ। बोलो। हाँ सर। हाँ सर, पढ़ा था। तो उस चीज को आज दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है? लिखो जरा, चैप्टर 1 लिखो, बूलियन फंक्शन। चैप्टर 1 ये या सर 2? अभी इसी यूनिट में चल रहा ना? हाँ, पहली यूनिट के 2 चैप्टर हैं, अभी हमने सेकंड चैप्टर पढ़ाया था। अब चैप्टर 1 पढ़ा रहे हैं जिसका नाम है बूलियन फंक्शन। बूलियन फलन हेडिंग डाल लो अगर किसी को लिखना हो तो। बूलियन फंक्शन, बूलियन फंक्शन, बूलियन फलन। तो इसमें अभी तुम लोगों को हम कुछ पिछली बातें जो फर्स्ट ईयर में पढ़े थे वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा समझ लो कि ये है क्या। ठीक है, लिखो जरा बूलियन फंक्शन। तो बूलियन फलन, तो बूलियन फलन हेडिंग डालो, डेफिनेशन लिखो। अगर ये डेफिनेशन आए तो अच्छी बात, 2 नंबर में 17-18 में आ रही है। लिखो, एन एक्सप्रेशन obtained by applications of binary operations plus and dot। देखो, कोई व्यंजक, एन एक्सप्रेशन obtained by application of binary operations plus and dot and unary operation dash। तो लिखो, कोई व्यंजक जो बूलिय बीजगणित, कोई व्यंजक जो बूलिय बीजगणित बी कॉमा प्लस कॉमा डॉट कॉमा डैश के अवयवों में द्विचर संक्रियाओं प्लस और डॉट तथा एक चर संक्रिया डैश सर एक बार इंग्लिश में रिपीट कर देना सर। एन एक्सप्रेशन obtained by the application of binary operation plus and dot and a unary operation dash on the finite number of elements
of Boolean algebra b comma plus comma dot comma dash is called Boolean function. सर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसे में घटानी पड़ेगी। शांत हिंदी में दोबारा बोले या लिख लिया? सर अभी आपने हिंदी में सर बोला ही कहा है सर। अरे बोला तो है वैसा, लिखो जल्दी से। एक लाइन बोली थी बस सर। बोलो क्या लिखा? कोई व्यंजक जो जो बूलिये बीजगणित ये b कॉमा प्लस कॉमा डॉट कॉमा डैश, कोई व्यंजक जो बूलिये बीजगणित b कॉमा प्लस कॉमा डॉट कॉमा डैश के परिमित अवयवों पर सर बी प्लस कॉमा b डॉट कॉमा कॉमा प्लस कॉमा डॉट कॉमा डैश, b कॉमा प्लस कॉमा डॉट कॉमा डैश, लिख लिया? के परिमित अवयवों पर द्विचर संक्रियाओं प्लस और डॉट तथा एक चर संक्रिया डैश के प्रयुक्त होने से, एक चर संक्रिया डैश के प्रयुक्त होने से प्राप्त होता है बूलिय फलन या बूलिय बहुपद कहलाता है। is called Boolean function or Boolean polynomial. An expression obtained by the application of binary operation plus and dot and unary operation dash on the finite number of elements of Boolean algebra b plus dot dash is called Boolean function or Boolean polynomial. साहिल पूरी डिफिनेशन याद हो, लिख ली कि नहीं? दुर्गेश एक बार इंग्लिश में पढ़ दो। हाँ सर, एन एक्सप्रेशन obtained by application of binary operation plus and dot and unary operation dash on the finite number of elements of Boolean algebra b comma plus comma dot comma dash is called Boolean function और Boolean polynomial। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लिखो उदाहरण के लिए, इज कॉल्ड Boolean फंक्शन और Boolean polynomial। फॉर एग्जाम्पल ये 17-18 में आई हुई डिफिनेशन है, लिखो इट डिनोटेड वो। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए x डॉट वाई डैश x डैश वाई या x वाई जेड प्लस x वाई डैश जेड प्लस x वाई जेड डैश, ये लिख लो, आर बूलियन फंक्शंस। तो ये जो एग्जाम्पल है ये बूलियन फंक्शन है, ये भी बूलियन फंक्शन है, और ऐसे कोई भी एग्जाम्पल आप अपने हिसाब से दे सकते हो। तो बूलियन फंक्शन क्या होता है? जिसमें ऑपरेशन जो है प्लस डॉट रहते हैं, डैश रहते हैं, और एलिमेंट्स जो एक्स वाई जेड है उन पे ये लगते हैं। तो अगर एक्स वाई जेड एलिमेंट हो, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, उन पे हम प्लस और डॉट और डैश लगा के जो बनाते हैं व्यंजक, उसको हम कहते हैं कि वो बूलियन फंक्शन या बूलियन पॉलिनोमियल है। याद हो गया दुर्गेश? हाँ सर। अगली परिभाषा लिखो, मिनिमल बूलियन फंक्शन। हिंदी लिखो निम्निष्ट बूलिय फलन। निम्निष्ट बूलिय फलन, मिनिमल बूलियन फंक्शन। मिनिमल बूलियन फंक्शन लिख लिया? निम्निष्ट बूलिय फलन। तो मिनिमल बूलियन फंक्शन लिखो दुर्गेश, लिखो मिनिमल बूलियन फंक्शन इन स्मॉल एन वेरिएबल्स x1 x2 x3 अप टू xn। तो लिखो स्मॉल एन चरों x1 x2 x3 डॉट डॉट xn में
निम्नलिखित बूलियन फलन, a minimal boolean function in small n variables x1 x2 x3 dot xn, लिख लिया, is a product of n letters, तो लिखो क्या हिंदी में लिखा है, शांत बताना जरा। स्मॉल n चरों x1 x2 x3 डॉट xn में निम्नलिखित बूलियन फलन, लिखो n प्रतीकों x1 ऊपर इस तरह के चिन्ह लगा देना है, ये इक्विवेलेंस टाइप के चिन्ह लगा लेना। n प्रतीकों x1, ये बार जैसे चिन्ह है इक्विवेलेंस के, x1 x2 x3 डॉट xn के, या का कर लो, का गुणनफल होते हैं। तो a minimal boolean function in small n variables x1 x2 xn is a product of n symbols या n letters x1 बार x2 बार x3 बार डॉट xn बार। ये जो x1 x2 बार लगे हैं या इक्विवेलेंस लगे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो x1 इक्विवेलेंस या बार जो लगा ना, उसका मतलब है कि या तो ये x1 होगा या फिर x1 डैश होगा। तो xi नीचे लिखो, वेयर xi, तो जहां xi बार डिनोट्स आइदर xi और xi डैश, तो xi बार जो है ये या तो xi को या xi डैश को प्रदर्शित करता है। तो जो अल्पिष्ट बूली फलन होता है उसमें या तो x होगा या उसका डैश होगा, या तो y होगा या उसका डैश होगा, या तो z होगा या उसका डैश होगा। समझ में आई शांत बात? हाँ शांत हाँ सर। शांत, अगर दो वेरिएबल है मान लो x और y, तो दो वेरिएबल अगर x और y है तो इनका जो मल्टीपल है वो या तो एक्स वाई होगा या फिर एक्स डैश वाई होगा या फिर एक्स वाई डैश होगा या फिर एक्स डैश वाई डैश होगा। तो ये मिनिमल बूलियन फंक्शन है। ये क्या है? मिनिमल बूलियन फंक्शन। समझ में आई शांत? हाँ सर। तो शांत बताओ, मिनिमल बूलियन फंक्शन जो है एन वेरिएबल में कितने हो सकते हैं? जैसे 2 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल अगर एक्स और वाई है तो उसके कितने मिनिमल बूलियन फंक्शन हो सकते हैं? 4 सर। 4। अगर 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड है तो सर 9। 8। मतलब 2 की पावर n होते हैं। कितने होते हैं? 2 की पावर n। मतलब एक छोटी सी बात लिख लो शांत, तुम छोटी सी बात लिख लो एक, ये 2 नंबर में आ जाए तो लिख देना, स्टार लगा के लिखो। द नंबर ऑफ मिनिमल बूलियन फंक्शंस इन स्मॉल n वेरिएबल्स आर 2 की पावर n। लिखो शांत कि n चरों में, स्मॉल n चरों में अल्पिष्ट बूलीय फलन की संख्या 2 की पावर n होती है। तो अगर 2 वेरिएबल हैं तो मिनिमल बूलियन फंक्शन कितने हो सकते हैं? 4। सर एक बार रिपीट करना, द नंबर ऑफ मिनिमल बूलियन फंक्शन। अभी हमने ग्रुप पे डाला हुआ है, अभी तुम्हें स्क्रीन पे ले चलते हैं। तो ये कभी आए 2 नंबर में तो छाप देना, नहीं आए तो याद तो कर ही लो कि जितने बूलिय वेरिएबल होते हैं शांत, ये है नंबर ऑफ, देखो दुर्गेश, द नंबर ऑफ मिनिमल बूलियन फंक्शंस इन स्मॉल n वेरिएबल आर 2 की पावर n। दिखाई दिया दुर्गेश? हाँ सर। तो इसको हम लोग बूल्स थ्योरम कहते हैं। ये आती बहुत कम है, लेकिन छोटी है ना इसलिए बहुत कम आती है। फिर भी आप लोग इसको याद कर लेना। लिख लिया शांत? लिख लिया कि n चरों में अल्पिष्ट बूलीय फलन की संख्या 2 की पावर n होती है। ठीक, हाँ जी। इसका देखो, इसमें कुछ कहना नहीं है, ऐसे समझ लो केवल
इसमें क्या है कि मान लो शांत दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई। शांत एक्स और वाई में कितनी कितनी पॉसिबिलिटी बनेंगी? एक्स डॉट वाई बन सकता है, एक्स चार डॉट बन वाई सकते डैश बन सकता है, एक्स डैश वाई बन सकता है, और एक्स डैश वाई डैश बन सकता है। तो इस तरह से दो वेरिएबल हैं तो कितनी भी प्रोबेबिलिटी बनेंगी? 2 स्क्वायर, मतलब 2 की पावर 4। तीन वेरिएबल हैं तो 8 बनेंगे, एक्स वाई जेड में 2 क्यूब। तो एन होंगे तो कितनी बनेगी? एन। इसको लिखने का ढंग शांत ये है, देख लो कि माना x1 x2 x3 डॉट xn कोई एन चर है, बूली फलन या बूलीय बीजगणित b प्लस डॉट डैश में कोई एन चर है। लिखा शांत? तुम लिखना है या समझना है शांत? समझ लेंगे सर। तो समझ लो। तो क्या समझा कि माना x1 x2 x3 xn बूलिए बीजगणित b प्लस डॉट डैश, नोटेशन याद रहेगा, ब्रैकेट में b सर इसमें तो कॉमा बस डॉट ही प्लस तक लिखा है सर, इन्होंने डैश नहीं लिखा सर। डैश नहीं लिखा है। हाँ, वो इसलिए नहीं लिखा इन्होंने क्योंकि जो मिनिमल बूली फंक्शन है उसमें ये पीछे शो किया अपन ने कि x अगर है या x बार है तो या तो वो x होगा या x डैश होगा। कोई दिक्कत नहीं है, x डैश वेरिएबल में है इसलिए नहीं लिखा है। कि माना x1 x2 डॉट xn जो है बूली बीजगणित b प्लस डॉट के कोई n चर है, ठीक है। तो इनके जो कॉम्प्लीमेंट होंगे तो वो होंगे x1 डैश x2 डैश x3 डैश, ऐसे तो होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी वेरिएबल को सिलेक्ट करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप x ले सकते हो या उसका डैश ले सकते हो, या तो y ले सकते हो या y का डैश ले सकते हो। मतलब देयर आर टू वेज ऑफ सिलेक्टिंग एनी वेरिएबल। तो किसी भी चर के सिलेक्ट होने के कितने चांसेस हैं, कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं कि x1 होगा या x1 डैश होगा, x2 होगा या फिर x2 डैश होगा। तो ये बता शांत, अगर हर वेरिएबल के दो चांसेस हैं तो x वेरिएबल एक है तो उसके दो चांस हैं, y वेरिएबल है तो उसके दो चांस हैं, तो टोटल चांस कितने हो गए? चार सर। 4 हो गए। अब देखो शांत, अगर तीन वेरिएबल x वाई जेड हैं तो x के भी दो चांस हैं, y के भी दो चांस हैं और z के भी दो चांस हैं, तो कितने हो गए? 8 सर। 8 हो गए। तो यही इन्होंने लिखा है कि देयर आर टू वेज ऑफ सेलेक्टिंग सेकेंड वेरिएबल, फिर देयर आर टू वेज सेलेक्टिंग थर्ड वेरिएबल। तो जितने वेरिएबल n वेरिएबल हैं तो पहला वेरिएबल कितने तरह से सिलेक्ट हो सकता है? दो तरीके से, दूसरा चर दो तरीके से, तीसरा चर दो तरीके से, चौथा चर दो तरीके से, nवां चर दो तरीके से। तो अगर हर वेरिएबल दो तरीके से सिलेक्ट हो सकता है कि x1 या x1 डैश, x2 या x2 डैश, x3 या x3 डैश, xn या xn डैश, तो टोटल वेज ऑफ सेलेक्टिंग जो हो गए इनके वो हो गए 2 × 2 × 2 × 2 कितने बार? n बार। तो शांत बताओ 2 × 2 × 2 n बार लिखेंगे तो कितना आएगा? 2 की पावर n। तो ये थ्योरम अगर आती है शांत तो लिख दोगे आराम से। हाँ सर। ये जब भी आएगी शांत नाम से आएगी, स्टेट एंड प्रूव बूल्स थ्योरम। क्या आएगी? बूल का प्रमेय लिखो और सिद्ध कर दो, ठीक है। तो बूल प्रमेय करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि ये बहुत छोटी सी 4-5 लाइनें हैं, इनको याद कर लो। कि माना n वेरिएबल है तो हर वेरिएबल को दो प्रकार से लिख सकते हैं, x1 या x1 डैश। तो फर्स्ट वेरिएबल वी कैन सेलेक्ट 2 टाइम्स, सेकेंड वेरिएबल 2 टाइम्स, थर्ड वेरिएबल 2 टाइम्स, ऐसे डॉट डॉट nth वेरिएबल 2 टाइम्स। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ चांसेस जो होंगे तो वो होंगे 2 × 2 × 2 अप टू n टाइम्स, तो 2 की पावर n। दुर्गेश लिख लोगे थ्योरम को? हाँ सर लिख लेंगे, फोटो डाल दिया ना आपने। हाँ। अभी दुर्गेश देखो, अगली जो परिभाषा याद करनी है वो है कैनोनिकल फॉर्म, दिख रही है? हाँ सर, डिसजंक्टिव या कैनोनिकल। हाँ, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल। इसको डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म कहते हैं, कैनोनिकल बहुत कम लोग कहते हैं। हिंदी में लिख लो जो बच्चे हिंदी मीडियम में हो, डिसजंक्टिव को कहते हैं वियोजित या वियोजनीय, वियोजनीय प्रसामान्य रूप, या कैनोनिकल की हिंदी होती है विहित रूप। तो जो हिंदी में साथ अगर लिखना हो, मानसी लिख रही हो हिंदी में?
शांत, आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। तो क्या लिखा, वियोजनीय प्रसामान्य रूप या विहित रूप लिखा? हाँ सर। तो वियोजनी क्या होता है शांत? वियोजनी देखो, सीखो जरा कि a boolean polynomial which can be written as the sum of minimal boolean functions। अभी अपन ने देखा शांत कि अगर मिनिमल बूलियन फंक्शन है तो उसमें दो आएंगे, x आएगा या उसका डैश आएगा। तो अगर कोई फंक्शन इनके प्रोडक्ट के रूप में, यदि कोई, लिख लो शांत एक बार परिभाषा, तो लिखो कोई बूलीय बहुपद जो अल्पिष्ट बूलीय फलन के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, a boolean polynomial which can be written as the sum of minimal boolean functions। कोई बूलीय बहुपद जो अल्पिष्ट बूलीय फलन के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, वियोजनीय प्रसामान्य रूप या विहित रूप कहलाता है। तो शांत इसमें क्या होता है कि प्लसों के डॉट होते हैं। जैसे ये देखो, जैसे x1 x2 में लिखना है तो x1 इंटू x2 प्लस x1 डैश इंटू x2 प्लस x1 इंटू x2 डैश। तो जो मल्टीपल है उनका प्लस, तो सम ऑफ मल्टीपल्स जो होता है उसको कहते हैं डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। याद हो जाएगा शांत? हाँ सर हो जाएगा। हम्म। हो जाएगा सर। तो कोई बूलीय बहुपद या कोई बूलीय पॉलिनोमियल जो अल्पिष्ट बूलीय फलन के योग के रूप में लिखा जा सकता है उसे वियोजनीय प्रसामान्य रूप या कैनोनिकल रूप कहते हैं। इसको लिख लेना, ठीक है शांत? ये उदाहरण है, देखो कि अगर x और y में है तो एक्स वाई प्लस एक्स डॉट वाई डैश प्लस एक्स डैश मिनिमल वाई को प्लस प्लस में लिखना है सर करके बस। मल्टीपल्स का प्लस, जो हाँ गुणन है उनका प्लस जो होता है वो होता है डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। याद कर लोगे? हाँ सर। तो जो मल्टीपल्स का प्लस होता है उसको क्या कहते हैं, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, वियोजनीय प्रसामान्य रूप। शांत। हाँ सर हो जाएगा। और जो प्लस के डॉट होते हैं, प्लस के डॉट का मतलब शांत ये है कि जो वैल्यू प्लस में है और उनके बीच बीच में डॉट है उसको कहते हैं कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। अगर स्क्रीन दिख रही हो शांत तो यहाँ देखो एक बार, इसको कहते हैं संयोजनीय प्रसामान्य रूप। स्क्रीन दिख रही है? कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म हाँ सर। दिख रही है? इसमें क्या होता है शांत, ये वो बूलीय बहुपद होते हैं जिनमें प्लसों का डॉट होता है। जैसे देखो एफ x1 x2 है तो इसमें x1 प्लस x2 डैश डॉट लगा है, मतलब जो प्लस के टर्म्स हैं उनके बीच बीच में डॉट लगा है, तो वो हो गया कंजक्टिव। और जो डॉट के टर्म है उनके बीच बीच में प्लस लगा है उसको कहते हैं डिसजंक्टिव। डिसजंक्टिव का मतलब है कि जो डॉट के टर्म्स हैं उनके बीच बीच में प्लस है, और कंजक्टिव का मतलब है कि जो प्लस के टर्म्स हैं उनके बीच बीच में डॉट है। तो कोई बूलीय बहुपद जो है वो कंजक्टिव या संयोजनीय प्रसामान्य रूप में कहलाता है यदि यह x1 x2 xn के योग के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया सकते हैं। इफ इट इज प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ सम ऑफ द वेरिएबल x1 x2 डॉट डॉट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्स। तो शांत, ये दो परिभाषाएं याद भले ही मत करना, लेकिन इनके क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? एग्जाम में तो कभी सर आनी नहीं है। कंजक्टिव को सर हिंदी में क्या बोलेंगे? संयोजनीय प्रसामान्य रूप। हाँ सर ये कंजक्टिव वाला पेज दोबारा डाल दो सर पूरा एक बार। कंजक्टिव का मतलब क्या है कि संयोजनीय प्रसामान्य रूप, मतलब कि अगर हम x1 x2 और उनके कॉम्प्लीमेंट जो हैं वो प्लस करके मल्टीप्लाई करते हैं तो हम कहेंगे कि ये कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म है, हिंदी में वियोजनीय प्रसामान्य रूप है। और अगर उसको हम डॉट के प्लस के रूप में लिखेंगे तो वो संयोजनीय प्रसामान्य रूप होगा। शांत, आप बताओ, ये डिफिनीशन आज पढ़ लोगे पूरी? हाँ सर पढ़ लेंगे।
आज पढ़ो डिफिनीशन, अगले टर्म पे इसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हाँ सर। कठिन नहीं है, बहुत सरल पेपर है ये, और इस पेपर में टाइम भी नहीं देना तुम्हें बिल्कुल। मानसी शर्मा हिंदी में लिख लोगी? सर ऑफलाइन में तो एनालिसिस का स्टार्ट करवाओगे आज? रीमा इंटीग्रल? नहीं, पूछ रहा हूँ मैं, वही करवाओगे क्या? वो हाँ हाँ, वही करवाएंगे।